अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और अपनी स्टडीज़ जो है उसको जारी रख रहे होंगे। आई एम मिस्टर सोहेल, योर मैथमेटिक्स टीचर। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो प्रोबेबिलिटी के बारे में, ठीक है। दैट इज़ अबाउट 12.3 एक्सरसाइज। ये जो टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का क्या मतलब होता है, नंबर ऑफ़ चांसेस। अब वो जो नंबर ऑफ़ चांसेस हैं वो किसी रेफरेंस से भी हो सकते हैं। आप लोगों के पास होने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। 50% हैं तो 50 डिवाइडिंग बाई 100, 40% है तो 40 डिवाइडिंग बाई 100। इसी तरह वर्ल्ड कप चल रहा है तो पाकिस्तान के मैच जीतने के कितने चांसेस हैं, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होंगी, नंबर ऑफ़ जो चांसेस होंगे किसी भी टोटल चीज़ में से कोई सिलेक्टिव चीज़ की परसेंटेज अगर हमें निकालनी होगी तो दैट वुड बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके जो MCQs हैं उसके अंदर जो इसके अंदर स्टेटमेंट्स वगैरह यूटिलाइज होंगी उनको हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे। और जो शार्ट और लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर उनके जो मैक्सिमम चीज़ें होंगी, बड़ी वैल्यूज़ होंगी, उनको हम सोल्यूशंस करेंगे। सो प्रोबेबिलिटी की हल्की सी डिस्क्रिप्शन थी। अब हम मूव करते हैं अपने जो MCQs हैं उनकी तरफ और इसको सॉल्व करते हैं। जो चीज़ें आपको आती होंगी आपने साथ साथ चैट बॉक्स में खुद से आंसर करना है। What is the probability? First MCQs. What is the probability of getting a head when a fair coin is tossed? अगर एक कॉइन को टॉस किया जाए तो probability of getting head कितना होता है? अब देखें, अगर आप कॉइन को फर्स्ट वन खिज़र ने आंसर किया है बी जी। probability अगर हम निकालें एक कॉइन को टॉस करने से तो उसमें जो टोटल ऑप्शंस होते हैं वो कितने होते हैं? हेड होता है और टेल होती है, ठीक है। तो अब टोटल हो गए 2, यानी कि S जो है वो 2। S का मतलब क्या होता है? टोटल जो सैंपल स्पेस होती है उसमें 2 चीज़ें हैं। अब हेड आने का एक ही चांस है तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/2 होगी या 0.5 होगी। यानी कि हमने हेड अगर आना है तो आप कॉइन को आपने टॉस किया, या हेड आएगा या टेल आएगा। हेड आने के क्या चांसेस हैं? 1/2। इसी तरह अगर इसी MCQs को चेंज किया जाए कि टेल आने के कितने चांसेस हैं तो वो भी 0.5 ही होंगे। सो ये था हमारा पहला MCQs। अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ। A die is rolled once. What is the probability of getting number greater than 4? एक डाई को आपने अगर रोल करना है तो क्या प्रोबेबिलिटी आएगी 4 से बड़े नंबर आने की? कौन बताएगा जी? सेकंड का बी। खिजर, वेरी गुड, शाबाश। डाई को आपने रोल किया, टोटल उसमें कितने चांसेस होते हैं? 6 चांसेस होते हैं, 1 से लेकर 6 तक वैल्यूज होती हैं। अब 4 से बड़े आने के कितने चांसेस हैं? या तो 5 आ सकता है या 6 आ सकता है, 2 वैल्यूज़ हैं। तो वो क्या बनेगा? 2/6 बनेगा। अब जो 2/6 है वो किसकी इक्वल होता है? 1/3 के इक्वल होता है। सो बी इज द राइट ऑप्शन। खिजर, वेल डन। नेक्स्ट वन, 2 coins are tossed simultaneously. What is the probability of getting exactly 2 heads? अब आल दो इसको मैं जो है वो जो हमारे शार्ट या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उसके अंदर डिटेल से डिस्कस भी करेंगे। बट अगर 2 टाइम कॉइन को टॉस करेंगे तो उसमें 4 टोटल जो है ना वो ऑप्शंस हो सकते हैं। या तो दोनों दफ़ा हेड्स आएंगे, या दोनों दफ़ा टेल्स आएंगे, या फिर पहले वाले में ऑप्शन में टेल आ सकती है, दूसरे में हेड आ सकता है, या फिर पहले में हेड आएगा और दूसरे में टेल आ सकती है। टोटल कितने ऑप्शन हो गए? S जो है दैट इज इक्वल टू 4। अब इस 4 में से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हेड्स की। तो 2 जो हेड्स हैं वो एक ही चांसेस बनता है। मीन्स प्रोबेबिलिटी अगर हम उसको 1 से डिनोट करें तो दैट वुड बी इक्वल टू 1/4, यानी कि A इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन, A bag contains 3 red balls, 4 जो हैं वो blue balls हैं and 5 green balls हैं. What is the probability of drawing a blue ball? अब सबसे पहले आपने सैम्पल स्पेस बनानी है जिसमें टोटल जो हैं वो ऑप्शंस आ जाएंगे। अब टोटल ऑप्शन कितने बनेंगे? 3, 4, 7 और 5, 12। टोटल जो सैम्पल हैं 4 का खिजर ने आंसर किया है बी। चलें देखते हैं टोटल सैंपल में कितने हो गए? 12 हो गए ना। अब आपने उसमें से ब्लू बाल निकालनी है तो ब्लू बाल का जो ऑप्शन होगा वो कितना होगा? 4/12 होगा। तो C इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। 4/12, बी नहीं होगा खिजर। बी जो है वो 1/4 होगा ना, क्योंकि ब्लू बाल्स की कितनी हैं? 4 बाल्स है ना। 4 बाय टोटल हो जाएंगी, सिलेक्टिव ओवर टोटल, दैट वुड बी इक्वल टू 4/12। इस MCQs का जो ऑप्शन है वो चेंज किया जा सकता है। 4/12 ना दिया जाए और यहाँ पे दे दिया जाए 1/3, तो 1/3 भी बिल्कुल खिजर अब आपका ठीक है कि 1/3 भी इसका ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि अगर 4/12 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो क्या बनेगा? वो 1/3 ही बनेगा।
सो ये था हमारा फोर्थ एमसीक्यूज। अब हम जाते हैं अपना फिफ्थ एमसीक्यूज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ द रेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी की जो रेंज होती है वो कितनी होती है? तो जो प्रोबेबिलिटी की रेंज होती है वो 0 से लेकर 1 तक होती है। अब देखें, किसी भी चीज़ के होने या ना होने के चांसेस या तो मिनिमम यानी कि 0% हो सकते हैं या मैक्सिमम 100% हो सकते हैं। तो 100/100 1 के इक्वल होगा। हम ये नहीं कह सकते, सपोज पाकिस्तान का नेक्स्ट मैच है, हम ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान के जीतने के 110% चांस है। हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जीतने के 100% चांस है, यानी कि प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1। या हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान के जीतने के 0% चांसेस है। तो मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान, खिज़र आपका आंसर ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0 से लेकर 1 तक के दरमियान में होगी। ठीक है, ये थे हमारे एमसीक्यूज जिसमें हमने डिटेल से जो भी प्रोबेबिलिटी के रेफरेंस से जो भी स्टेटमेंट्स थी उनको सॉर्ट आउट किया है। अब हम मूव करते हैं अपने जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं उनकी तरफ, और उनमें हम डिटेल से इस प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है जी, लेटर इज चूजन रैंडमली फ्रॉम द वर्ड अल्लाह। जो अल्लाह वर्ड है उसमें से आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है गेटिंग अ वॉवल। ठीक है, ये जो टॉपिक है ना, ये दोनों आपकी बुक्स में है, ये 9th की बुक्स में भी है और 10th की बुक में भी है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने 9th की भी आपके साथ ऐड किए हैं ताकि फर्दर आपको सही से क्लैरिफिकेशन हो जाए हर हवाले से, और कुछ आपकी बुक के क्वेश्चन हैं। अब सबसे पहले आपने क्या निकालना है, इसके अंदर जो सैंपल स्पेस है ना वो जनरेट करनी है कि टोटल कितने वर्ड्स हैं। अब देखें एस है ना, एस के अंदर अगर हम इनको अलग अलग करके लिखें तो एस में 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अगर हम पहले को सॉल्व करें, गेटिंग अ वावल, यानी कि ए ऑप्शन वावल अब कितने हो सकते हैं? ए ई आई ओ यू, यानी कि जो वावल हैं वो 2 हो सकते हैं। ओके, तो ए जो है वो 2 है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा दैट वुड बी इक्वल टू 2/5। तो ये है हमारा इसका राइट ऑप्शन, पी ऑफ ए विच इज इक्वल टू 2/5। अब आते हैं नेक्स्ट पे, गेटिंग एन एज। अब इस वर्ड में से दूसरा जो हमने फर्स्ट को सॉल्व किया है, अब हम दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरे में आपने क्या सिलेक्ट करना है जी? एज की बात हो रही है कि एज आने के कितने चांसेस हैं। सपोज मैं इसको इवेंट बी का नाम दे देता हूँ। अब इवेंट बी यानी कि एच आने के कितने चांसेस हैं? एक ही चांस है। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी ना, इवेंट बी की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो होगी 1/5, यानी कि वो जो एच वर्ड है उसके डिवाइडिंग बाय टोटल वर्ड्स हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज के सी पार्ट है, थर्ड जो है उसमें है जो इवेंट है वो वर्ड एल की बात हो रही है कि इसमें जो वर्ड एल है वो कितनी दफ़ा आ सकते हैं, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है। अगर मैं इसको इवेंट सी से डिनोट करूं तो कितने वर्ड हैं ये एल? 1 और 2 वर्ड हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ सी होगी वो भी कितनी होगी? 2/5 होगी। लास्ट वन, गेटिंग अ कॉन्सोनेंट, ये डी इवेंट है हमारा फोर्थ। डी इवेंट में कॉन्सोनेंट जो हैं वो टोटल इसमें 3 हैं। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? टोटल जो वर्ड्स हैं वो 26 होते हैं। कॉन्सोनेंट 3/5। खिज़र आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। 26 में से 5 जो हैं वो वावल्स हो गए। वावल्स के अलावा जो सारे वर्ड्स होते हैं वो आपके कॉन्सोनेंट्स होते हैं, और इसके अंदर कॉन्सोनेंट्स कितने हैं? 3 हैं। तो जो डी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? वो 3/5 हो जाएगी। सो ये था हमारा डिटेल में एक शॉर्ट क्वेश्चन जिसमें हमने इस वर्ड के रेलिवेंट बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व किए हैं। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट पॉजिटिव फॉर अ डिजीज विद ईदर टेस्ट ए और टेस्ट बी, गिवन दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग आपको दी हुई है। ए जो इवेंट है उसकी टेस्टिंग प्रोबेबिलिटी है 0.3, बी जो इवेंट है उसकी है 0.4 एंड टेस्ट्स आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, अब इसमें से जो आपने चीज़ें देखनी है, डाटा को आपने तरतीब से लिखना है कि क्या क्या चीज़ें जो है ना वो गिवन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ पेशेंट टेस्टिंग पॉजिटिव फॉर डिजीज विद ईदर टेस्ट ए और टेस्ट बी। ठीक है, और की बात हो रही है। अब इससे रेलिवेंट जो है वो हम एक फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला आपको प्रिपेयर करना है, याद रखना है। ए इवेंट एक दिया गया है, एक बी इवेंट दिया गया है, उनकी प्रोबेबिलिटीज हैं। अब फार्मूला क्या होता है? पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारा क्या है, ये हमारा फार्मूला हो गया। अब ए जो इवेंट है यानी कि ये पहला इवेंट, उसकी जो प्रोबेबिलिटी है ना वो आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.3। जो बी इवेंट है ये वाला P ऑफ B, उसकी भी जो प्रोबेबिलिटी है वो भी आपको गिवन है, दैट इज इक्वल टू 0.4। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पे कि ये जो वैल्यू होगी ये क्या होगी और कैसे सिलेक्ट करेंगे। इससे एक और फार्मूला भी मैं आपको बता देता हूँ, जो P ऑफ A इंटरसेक्शन B होगा ना, विच इज इक्वल टू P ऑफ A डॉट P ऑफ B, यानी कि A इंटरसेक्शन B किसकी इक्वल होगा, दोनों जो प्रोबेबिलिटीज होंगी उनको हम आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। मींस प्रोबेबिलिटी A की कितनी है 0.3, B की कितनी है 0.4 और इसकी मिला के कितनी है, दैट वुड बी इक्वल टू 0.12। अब तीनों वैल्यूज निकल आई हैं। अब आपने फार्मूले के अंदर सब्सटीट्यूट कर देना है। probability of A union B is equal to 0.3, 0.4 minus 0.12। ठीक है, इन दोनों को आपने ऐड करना है और आपने क्या कर देना है, उसमें से कुछ वैल्यू माइनस कर देनी है। सो द राइट ऑप्शन इज 0.58, जो कि खिजर ने भी आंसर किया है। इसका जो ऑप्शन बनेगा वो बनेगा 0.58 P ऑफ A यूनियन B। तो ये था जिसमें एक से ज़्यादा अगर इवेंट्स हों और उनकी जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो निकालनी हो, तो उसमें ईदर का केस एक डिस्कस कर लिया, एक और का केस भी डिस्कस कर लिया, इंटरसेक्शन को भी डिस्कस कर लिया और जो यूनियन है उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। टोटल जो यूनियन है उसका फार्मूला इसके इक्वल होगा और उसमें से जो इंटरसेक्शन का फार्मूला है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। सारी जो जितनी भी हों, अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें अगर इंटरसेक्शन का कोई केस आ जाता है तो उसमें दो ही इवेंट्स होंगे। जितने भी इवेंट्स होंगे, अगर दो से ज़्यादा भी इवेंट्स होते हैं तो वो जो सारी वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, आपस में एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो ये था हमारा डिटेल में नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम आते हैं अपना जो लॉन्ग क्वेश्चन के पोर्शन पे, और उसमें है कि देयर आर द 6 गर्ल्स सेक्शन। गर्ल्स सेक्शंस की बात हो रही है और एक पब्लिक स्कूल से, और उनके जो नाम हैं वो ये हैं, टील, आर्चर्ड, मॉवी, हेजल, जेफरी एंड डेनिम। ठीक है, ये गर्ल सेक्शन है। वन गर्ल इज टू बी चूजन रैंडमली फ्रॉम ऑल द सेक्शन। आपने एक जो लड़की है उसको चूज करना है इन सारे सेक्शंस में से रैंडमली। अब इसके लिए आपको डिफरेंट जो है वो कंडीशंस दी गई हैं। पहली कंडीशन कौन सी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम द हेजल सेक्शन। अब हेजल सेक्शन में से प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी सिलेक्ट करने की। नेक्स्ट वन इज फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सेलेक्टिंग अ गर्ल फ्रॉम द हेजल सेक्शन। बी हो गया कि अगर आप हेजल से ना सेलेक्ट करें तो क्या होगा। सी, इसी तरह हम सारी चीज़ों को डिफाइन करेंगे, बट पहले क्या है कि मैं इसका जो डाटा है उसको आपके सामने थोड़ा सा तोड़ के लिख देता हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट डाटा है और कैसे आप उसको फाइंड आउट करेंगे। अब हम सबसे पहले जो लिखेंगे वो लिखेंगे सैंपल स्पेस, जिसमें हमारे पास टोटल जो हैं वो कितने इवेंट्स हैं। तो एस कितने हैं, 5 हैं, 1 2 3 4 सॉरी 6। ठीक है, 6 जो हैं हमारे पास टोटल सेक्शन हैं, जिनके नाम मैं यहां पे लिख देता हूं ताकि आपको मजीद क्लियर हो। हेजल, जेफरी एंड डेनिम। ठीक है, अब ये जो सैंपल स्पेस है ना, इसमें कितने इवेंट हो गए, 6 इवेंट हो गए टोटल। फाइंड अ प्रोबेबिलिटी। अब हेजल सेक्शन की अपने प्रोबेबिलिटी, और ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, वन गर्ल जो है वो आपने सिलेक्ट करनी है। अब इसमें से हेजल कितना है, हेजल जो है वो एक ही सेक्शन है, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी, ए इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/6 हो जाएगी। ठीक है, हेजल सेक्शन के जो चांसेस हैं वो कितने हो जाएंगे, 1/6 हो जाएंगे। खिजर आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट सिलेक्टिंग फ्रॉम द हेजल सेक्शन। अब जो बी पार्ट, ये ए पार्ट हो गया, जो बी पार्ट है कि अगर आप हेजल में से ना सिलेक्ट करें तो इसके 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। एक, अगर हेजल निकाल दें, पीछे कितने रह गए, पीछे 5 रह गए ना,
तो 5 में से आपने एक सिलेक्ट करनी है लड़की को, तो 5/6 हो सकता है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, हेज़ल को निकाल दिया तो वो 1 हो गया हेज़ल, 1 माइनस जो है वो आप उस वैल्यू को कर देंगे 1/6 कर देंगे, ठीक है। 1 माइनस 1/6 कर देंगे तो उससे भी आपका जो आंसर आएगा वो 5/6, यानी कि हेज़ल एक निकाल दिया, पीछे जो सारे हैं उनमें से आप फाइंड आउट कर लेंगे, तो वो आपका नेक्स्ट जो ऑप्शन निकल आएगा। सो ये था हमारा इसका बी पार्ट। अब हम आते हैं इसके सी पार्ट पे कि वेरीफाई दैट द आंसर इज़ यूनिटी। अब इसका जो सी पार्ट है वो मैं यहाँ ऊपर ही कर देता हूँ, मैंने क्वेश्चन आपके सामने ही रखा है ताकि आपको समझ अच्छे से आए। सो यहाँ पे करते हैं जी सी पार्ट को कि क्या जी 6 माइनस 1/6 होगा। यस, यही कहा है खिज़र। हाँ, दूसरा जो है वो यही है कि आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं, 5/6 भी कह सकते हैं, या अगर आप फार्मूला यूज़ करेंगे तो वो क्या होगा, 6 माइनस 1/6 ही होगा। उससे भी आपका ऑप्शन क्या आएगा, 5/6 ही आएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं सी पे कि इन दोनों जो इवेंट्स हैं उनको ऐड अगर हम करें, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ जो बी है, अगर हम उसको ऐड करें तो क्या यूनिटी की इक्वल आ रहा है या नहीं। अब ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6 प्लस 5/6, 1 प्लस 5, 6/6 इक्वल टू 1, मीन्स जो सी है उसका आंसर हमारे पास यूनिटी की इक्वल आ रहा है। नेक्स्ट है जी डी पार्ट, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड। अब जो कंडीशन है वो चेंज कर दी गई, इफ 6 गर्ल्स आर टू बी सिलेक्टेड, अगर जो 6 खवातीन हैं उनको सिलेक्ट करना हो, फाइंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ सिलेक्टिंग फ्रॉम आर्चर्ड सेक्शन। और आर्चर्ड सेक्शन की जो है ना वो आपने फ्रीक्वेंसी निकालनी है। अब 6 खवातीन हैं, जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है, मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ, एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ट्रायल्स मल्टीप्लाई प्रोबेबिलिटी। कौन सी प्रोबेबिलिटी, उसी इवेंट की, किसकी, आर्चर्ड सेक्शन की। अब आर्चर्ड सेक्शन के ऑप्शन तो 1/6 ही होगा ना, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स उसने बढ़ा दिए 6 मल्टीप्लाई 1/6, द आंसर इज 1। तो जो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है वो कितनी हो जाएगी, वो 1 की इक्वल आ जाएगी। अब इसी का जो ई पार्ट है, ई पार्ट में उसने 60 कर दिए। अगर 60 जो खवातीन हैं, लड़कियां हैं, उनको सिलेक्ट करना हो, व्हाट नंबर ऑफ गर्ल्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चोजन फ्रॉम द टील। तो अब एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, 60 मल्टीप्लाई टील का जो ऑप्शन है वो तो ऑलरेडी 1/6 होगा, तो 60 मल्टीप्लाई 1/6 करेंगे, द राइट आंसर वुड बी 10। तो उसका जो आंसर आएगा ई पार्ट का वो किसके इक्वल होगा, वो 10 के इक्वल होगा। सो ये था हमारा डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन जिसके मल्टीपल पार्ट्स थे, और ये लॉन्ग क्वेश्चन में एक 1.5 मार्क्स का, ये 8 नंबर का आपका क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एशिश फ्लिप अ कॉइन थ्राइस। एशिश ने जो है वो क्या किया, कॉइन को 3 दफ़ा फ्लिप किया है। वो कह रहे हैं कि ड्रा अ ट्री डायग्राम टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 टेल्स। 3 जो टेल्स हैं वो आपने सेलेक्ट करनी है और उसका जो ऑप्शन है वो आपने फाइंड आउट करना है। सो इस क्वेश्चन को हम जो ट्री है इसकी ड्रा करते हैं ताकि आपको इससे रेलिवेंट, कॉइन से रेलिवेंट कोई भी क्वेश्चन आ जाए, 3 टाइम आ जाए, 4 टाइम आ जाए, तो आप उसको फाइंड आउट कर लें। अब पहला इवेंट है, अगर वो 1 टाइम जो है ना वो उसको फ्लिप करता है तो कितने ऑप्शन हो सकते हैं, या तो हेड आएगी या फिर टेल आएगा। आपने कॉइन लिया, उसको टॉस किया, तो या हेड आएगा या टेल आएगा। जब आप एक दफ़ा उसको टॉस करेंगे तो आपके इवेंट बनेंगे 2। अब हम आते हैं 2 टाइम पे। अगर 2 टाइम फ्लिप करेंगे तो आपको वैसे तो पता चल जाएगा कि या तो दोनों दफ़ा हेड आएंगे या दोनों दफ़ा टेल आएंगे, या एक दफ़ा हेड और टेल आएगा या दूसरी दफ़ा टेल और हेड आएगा। अब 4 ऑप्शन तो आपको पता लग गए, लेकिन अगर 2 से ज़्यादा आते हैं तो फिर कन्फ्यूजन आ जाती है कंस्ट्रक्शन में। तो अब हमने ट्री डायग्राम इसकी बनानी है। कैसे बनाएंगे, ये देखें, यहाँ पे हेड और टेल हो गया, यहाँ पे हेड और टेल हो गया, तो हेड हेड हो गया, हेड टेल हो गया, टेल हेड हो गया और टेल टेल हो गया। यानी कि 2 दफ़ा अगर हम कॉइन को टॉस करेंगे तो हमारे पास 4 तरह के इवेंट्स बनेंगे। ठीक है, अब ये 4 तरह के इवेंट मैंने सामने लिख दिए हैं। अब हम आते हैं कि अगर हम उसको 3 टाइम टॉस करेंगे
तो 3 टाइम टॉस करने से ऑप्शन कितने बनेंगे? पहले तो मैं ये बता दूं कि जो 3 टाइम अगर उसको हम टॉस करेंगे तो 8 इवेंट बनेंगे। कैसे? 2 की पावर 3 इसका फार्मूला है, 2 की पावर n विच इज इक्वल टू 8। अब वो कंस्ट्रक्ट हम कर रहे हैं, वो डायग्राम हम ड्रा कर रहे हैं। ये देखें, ये 4 जो ऑप्शंस हैं ना दूसरी दफ़ा वाले, ये मैंने ऐसे ही लिख दिए। अब इसको, इन सारों को आपने मल्टीप्लाई किससे कर देना है? एक और हेड और टेल से। तो वो आपके पास जो नेक्स्ट सारे ऑप्शंस होंगे वो क्लिक हो जाएंगे, या तो हेड्स आ जाएंगी पहली दफ़ा में, या फिर क्या होगा, हेड हेड और टेल हो जाएगा, या फिर हेड टेल और हेड हो जाएगा, या फिर हेड टेल और टेल हो जाएगा, या फिर टेल हेड और हेड हो जाएगा, या फिर टेल हेड टेल हो जाएगा, या फिर टेल टेल और हेड हो जाएगा, या फिर तीनों जो हैं वो टेल्स हो जाएंगे। अब ये जो है ये हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब इसी तरह 4 टाइम अगर आप करना हो तो वो भी आप कर सकते हैं, 2 की पावर 4 जिसके 16 ऑप्शंस बनेंगे। अब इसकी जो सैम्पलिंग है, सैम्पलिंग में आपके पास ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमारे पास टोटल जो सैंपल हैं उसमें 8 चीज़ें हैं। अब s इज इक्वल टू है 8। अब इसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि टेल्स आने के कितने ऑप्शंस हैं। अब देखिए इसमें से जो टेल्स हैं उसके आने के कितने चांसेस हैं? एक ही चांस है। मींस जो प्रोबेबिलिटी होगी ए इवेंट की वो कितनी हो जाएगी? वो 1/8 की इक्वल हो जाएगी। अब इससे रेलिवेंट बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट किए जा सकते हैं। ये कहा जा सकता है कि हेड्स आने के कितने चांसेस हैं, तो वो भी कितने होंगे? 1/8 होंगे। ये भी ड्रा किया जा सकता है कि मैक्सिमम जो हेड हैं वो आने के कितने चांसेस हैं। तो मैक्सिमम मैक्सिमम 2 हेड्स, ठीक है। तो मैक्सिमम जब हम 2 हेड्स की बात करेंगे ना, तो उसमें कौन से ऑप्शन हो जाएंगे? ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ये भी ऑप्शन हो जाएगा, ये थर्ड ऑप्शन भी हो जाएगा, और तो इसकी फिर प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी? 3/8 बनेगी, ठीक है। तो ये सारे आप इससे मुख्तलिफ मल्टीपल जो ऑप्शन हैं वो क्रिएट किए जा सकते हैं। यहाँ पे एक तो मैंने आपको डायरेक्टली बना दिया कि 3 टेल्स हैं, तो 3 हेड्स का अगर आप आंसर आ जाए, यानी कि SLO बेस्ड क्वेश्चन जो है वो हेड्स के रेलिवेंट आ जाए, तो आप उसको भी ड्रा कर सकते हैं। तो और उसकी जो टी डायग्राम है वो सारी आपके सामने बना दी है। अब इससे ज़्यादा भी ऑप्शन आएँ तो आप उसको जनरेट कर सकते हैं, यानी कि 4 टाइम अगर टॉस किया जाए तो वो भी आप जनरेट कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, दैट वाज अबाउट प्रोबेबिलिटी। उससे रेलिवेंट हमने MCQs शॉर्ट और लॉन्ग जो हैं उन क्वेश्चंस को डिटेल से सॉल्व किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी, और आपने फर्दर आप क्या करना है, इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के जो बुक के अंदर MCQs हैं उनको आपने सॉल्व करना है। और ये 3 पेपर अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 100% जो चैप्टर है वो क्लियर हो जाएगा। सो टिल देन, अल्लाह हाफिज़, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।